हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट की क्लास में हमने जो है 1939 तक की बात हमने की। फिर हमने जो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात की। सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन। तो कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था उसके बारे में हमने बात की कि कैसे कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। फिर 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसी में क्या है, इसी में हमारे सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। तो 2 साल लगातार सुभाष चंद्र बोस क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। अब इस 1939 का ये जो अधिवेशन था कांग्रेस का इसलिए महत्वपूर्ण होता है, यहाँ पर जो है कांग्रेस के अंदर मतभेद हो जाता है। कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस के अंदर जो है मतभेद हो जाता है। किस बात के लिए होता है? सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया जो क्या बनते हैं, यानी कि कांग्रेस, यानी कि हम कह सकते हैं महात्मा गांधी जो है उनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे और सुभाष चंद्र बोस उनको हराकर अध्यक्ष बन जाते हैं। गांधी ने अपनी क्या ली, इसको अपनी निजी हार माना। जब निजी हार माना तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के बीच में मतभेद हो जाता है और यहाँ से वो इस्तीफा देते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का गठन करते हैं। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो मैंने कहा कांग्रेस ने जो है, यानी कि प्रांतीय परिषदों से कांग्रेस के जितने भी मेंबर थे, जहां कांग्रेस की सरकार थी, मैंने कहा 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, वहां कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। और मुस्लिम जो लीग थी उसने क्या माना, उसने इसको जो है मुक्ति दिवस के रूप में माना। और जो है दलित नेता अंबेडकर साहब जो थे, वो अंबेडकर साहब ने भी इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ तक हमने बात की। फिर मैंने आपको पाकिस्तान की मांग को लेकर बताया कि पाकिस्तान की मांग किस तरह से उठती है। 1909 का मोर्लेमिंटो रिफॉर्म अधिनियम, मोर्लेमिंटो सुधार अधिनियम मैंने आपको बताया, उसमें पहली बार जो है मुसलमानों को क्या मिली थी, पृथक निर्वाचन प्रणाली मिली और यहीं से पाकिस्तान की रूपरेखा एक तरह से तैयार हो जाती है। फिर मैंने आपको 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद का अधिवेशन, ठीक है, इलाहाबाद का अधिवेशन के बारे में बात की। मोहम्मद इकबाल द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। फिर मैंने आपको बताया कि उत्तर पूर्वी सीमांत प्रांत को भारत के अंदर एक मुस्लिम जो है राज्य बना दिया जाए, मुस्लिम स्वायत्त जो है, स्वायत्तता जो है लिया हुआ राज्य बना दिया जाए, यानी कि एक ऐसा राज्य जिसमें जो है वो अपने आप में भारत संघ के अंदर हो पर अपने आप में फ्री राज्य हो, जैसे चाइना के अंदर हांगकांग है, इस तरह की बात की। फिर मैंने जो है चौधरी रहमत अली की बात की। फिर 1940 का मुस्लिम लीग का लाहौर का अधिवेशन होता है और यहाँ पर जो है प्रथम बार मुस्लिम लीग ने आधिकारिक रूप से क्या मांग की, आधिकारिक रूप से मांग की पाकिस्तान की। तो आप देख रहे हैं स्टोरी कैसे चल रही है। स्टोरी चल रही है दोस्तों कि एक तरफ जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान को लेकर, भारत के बंटवारे को लेकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में तनातनी जो है का माहौल चल रहा है। तो अभी जो है यानी जैसे ही, यानी कि कांग्रेस ने जो है अपना प्रांतों से जो इस्तीफा दिया, वो क्यों दिया, वो इस्तीफा इसलिए दिया कि जो उस समय तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था भारत का, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं वाइसराय, 1936 से लेकर 44 तक, 1944 तक भारत का वाइसराय कौन था, लिनलिथ गोन था। अब इस लिनलिथ गो ने क्या किया, लिनलिथ गो साहब ने जो है दोस्तों, लिनलिथ गो साहब ने बिना पूछे, ये जो है बिना भारतीयों से जो है परामर्श लिए हुए, सलाह लिए हुए, इन्होंने क्या कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी जो है ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगा। भारत क्यों लड़ेगा भाई, हमसे पूछा बिना, हमको जो है बिना पूछे आपने कैसे कह दिया कि भारत भी जो है ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगा। तो जो है यानी कि अब जो है आनन फानन में हम बात करते हैं कि मुस्लिम कांग्रेस का, यानी कांग्रेस का रामगढ़ का अधिवेशन होता है, कांग्रेस का रामगढ़ का अधिवेशन, ठीक है। और रामगढ़ जो अधिवेशन होता है, अधिवेशन कांग्रेस का, इस अधिवेशन में जो है
यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इसकी जो है अध्यक्षता कर रहे होते हैं। तो अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अध्यक्षता कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आज़ाद जो है इनकी क्या कर रहे थे? यानी कि कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। हम देखो कहानी को समझ रहे हैं कि इसी जो है यानी कि अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस के इस अधिवेशन में। तो कांग्रेस ने जो कहा कि भाई देखो ऐसा है, द्वितीय विश्व युद्ध में हमको क्या मिलेगा जो हम आपकी जो है सहायता करें, ठीक है। तो कांग्रेस ने कहा चलो हम आपकी सहायता कर देंगे, ठीक है। और जो है हम इस सहायता इसलिए करेंगे क्योंकि हमको अंतरिम सरकार का गठन अगर आप कर दोगे, यानी कि भारत में अगर आप अंतरिम सरकार का गठन कर दोगे तो हम आपकी जो है सहायता करने के लिए तैयार हैं। तो मांग क्या थी? मांग थी इसमें अंतरिम सरकार का गठन करना। अंतरिम सरकार का गठन। तो अंतरिम सरकार का गठन की जो है यहां पर दोस्तों मांग की गई। तो अंतरिम सरकार का गठन की मांग की गई। जो अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है? अंतरिम सरकार का मतलब दोस्तों ये होता है कि यानी कि एक अस्थायी सरकार को क्या बोला जाता है? अंतरिम सरकार। कि आप ऐसे करिए कि भारत के लोगों के द्वारा जो है कैबिनेट होगी, भारत का ये जो है अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री होगा। इस तरह से आप अगर यहां अंतरिम सरकार का गठन कर देते हो तो हम आपको जो है द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कहने का? कहने का मतलब होता है अंतरिम सरकार मतलब अस्थायी सरकार। हमारे यहां अस्थायी सरकार बना दीजिए, ठीक है। यानी कि भारतीयों द्वारा जो है संचालित सरकार होगी। तो हम आपका जो है इस द्वितीय विश्व युद्ध में खुलकर साथ देंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि अब जब ये बात उठी तो लिनलिथ गो ने जो है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसको क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। तो लिनलिथ गो द्वारा पारित किया गया अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। इन्हीं मांगों को देखते हुए अगस्त प्रस्ताव आता है। और अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या है? 8 अगस्त 1940 के दिन। कब आता है? 8 अगस्त, यानी अगस्त प्रस्ताव हम लिख सकते हैं 1940, 1940। 8 अगस्त 1940 के दिन, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथ गो द्वारा, लॉर्ड लिनलिथ गो, जिसको हम कह सकते हैं लॉर्ड लिनलिथ गो द्वारा घोषणा पत्र पारित किया गया। द्वारा घोषणा पत्र पारित किया गया। घोषणा पत्र पारित किया गया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या था? हमारी मांग थी कि हमको अंतरिम सरकार चाहिए, यानी अस्थायी सरकार चाहिए। और युद्ध समाप्ति के बाद में हमारे यहां पर आप क्या करोगे कि जो है हम ही जो है लोग अपना संविधान बनाएंगे और हम ही जो है अपनी सरकार बनाएंगे। तो अंतरिम सरकार की बात कही गई, ठीक है। अंतरिम सरकार की जगह मुख्य बातें क्या थी इस घोषणा पत्र की? मुख्य बातें जो हैं वो ये थी, मुख्य बिंदु जिसको हम कह सकते हैं, मुख्य बिंदु जो थे वो ये था, पहला कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। भारत को क्या दिया जाएगा? डोमिनियन स्टेटस, यानी दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस भारत को दिया जाएगा। दूसरा, युद्ध समाप्ति के बाद में, यानी कि युद्ध समाप्ति के बाद में एक संविधान निर्माता परिषद का गठन किया जाएगा, यानी संविधान सभा का गठन किया जाएगा युद्ध समाप्ति के बाद में। तो युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा। गठन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और तीसरी शर्त इन्होंने ये लिखी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो है कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का
विस्तार किया जाएगा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का, कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, विस्तार किया जाएगा। तो ये जो है बातें जो है हम कह सकते हैं कि ये बात बोली गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। इसका मतलब है कि भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है अधिराज्य का दर्जा दिया। अधिराज्य का मतलब क्या होगा कि हम आपके अधीन जो है आप अपनी सरकार को गठन करोगे। यानी अधिराज्य का दर्जा मैंने आपको बताया है कि ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार के जो है दिशा निर्देश में, यानी कि भारत ब्रिटिश सरकार की एक इकाई के रूप में, स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेगी। इसका मतलब होता है अधिराज्य का मतलब क्या होता है कि जो भारत है वो ब्रिटिश सरकार की एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेगी। ठीक है, तो हम अधिराज्य का दर्जा देंगे। इन्होंने बोला युद्ध समाप्ति के बाद में हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे और भारत के लोगों के द्वारा जो है संविधान जो है बनाया जाएगा और उसमें जो है अल्पसंख्यकों का जो है हित का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय जो भारत में, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को यहां हाईलाइटेड किया गया कि अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। उनकी बिना मर्जी के कोई संविधान लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, विस्तार का मतलब है उसमें भारतीयों को और शामिल किया जाएगा, भारतीयों को मंत्रालय और दिए जाएंगे। तो ये जो है बताया गया। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये यहां पर ये जो है अगस्त प्रस्ताव में घोषणा होती है। अब अगस्त प्रस्ताव को हम कह सकते हैं, यानी कि हम कहेंगे कि इस अगस्त प्रस्ताव को जो है बेसिकली हम कहेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि दरवाजे में जो है लगी कील के समान है। ठीक है, लगी कील, दरवाजे में लगी कील की जंग के समान है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि दरवाजे में जो जंग लगी कील के समान है। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि अगस्त प्रस्ताव में जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या संज्ञा दी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संज्ञा दी, इसको जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञा क्या दी, नेहरू ने बोला है कि दरवाजे में जंग लगी कील के समान है, कील के समान। ऐसा कुछ भी नहीं है। जंग लगी कील मतलब कि ये तो खराब जो है, ऐसी कोई नई बात नहीं दी है आपने, ऐसा कोई नया काम जो है हमको नहीं बोला है। पहले भी आप ये सारी चीजें कहते हैं, अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, ये किया जाएगा, तो ये तो जंग लगी कील के समान है, कोई जो है मतलब की बात नहीं है इसमें। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इस यानी कि पूरे के पूरे हम कह सकते हैं अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग प्लस जो है हम कहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खारिज कर दिया। तो कांग्रेस ने इसको खारिज कर दिया। कांग्रेस ने जब इसको खारिज कर दिया दोस्तों कि इस सारे अगस्त प्रस्ताव को, मैंने आपको बताया अगस्त प्रस्ताव किस संदर्भ में आता है, तो 8 अगस्त 1940 के दिन लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा, जी हां मेरे दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा एक घोषणा पत्र पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रामगढ़ का अधिवेशन, उसमें क्या मांग होती है कि हमको अंतरिम सरकार अगर आप जो है गठन कर दोगे भारत के लोगों के द्वारा, जो है जब तक युद्ध नहीं हो, तो जब तक युद्ध की समाप्ति नहीं हो तब तक भारत के लोग जो है भारत में आप अंतरिम सरकार का गठन कर दीजिए, जो भारत के लोगों के द्वारा ही संचालित हो, वो अस्थायी रूप से हो। युद्ध के बाद में जो है हम अपना खुद ही इलेक्शन जो है करवा लेंगे और एक जो चुनी हुई सरकार आ जाएगी। तो अंतरिम सरकार की बात कही। जब अंतरिम सरकार की बात कही तो इन्होंने जो है भारत को जो है रिझाने के लिए, भारत को जो है कहने का मतलब खुश करने के लिए लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव को पारित किया। और ये डेट याद रखना 8 अगस्त के दिन हुआ, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। तो अब जब भारत की मांग आई तो इन्होंने इस तरह के घोषणा पत्र पारित किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये कोई जो है काम की चीज नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये संज्ञा दी है, दरवाजे में जंग लगी कील के समान जो है ये प्रस्ताव है, इसका कोई मतलब
नहीं है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, यहां पर जो है आप देखिए कि मुस्लिम लीग ने इसलिए इसको ठुकरा दिया क्योंकि इसमें जो है स्पष्ट रूप से जो है पृथक राज्य की कहीं बात नहीं कही गई। पृथक पाकिस्तान की जो मांग थी उसको कहीं ना कहीं यहां पर जो है जगह नहीं मिली, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसको ठुकरा दिया। तो मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया, तो अब जो है देश में जो है उथल पुथल का माहौल चल रहा है। इधर कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग में जो है यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत के विभाजन को लेकर मतभेद चल रहा है, और इधर जो है द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल है। तो गांधी को लगा अब क्या किया जाए, ठीक है। तो गांधी ने जो है अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध में भारत में जो है हम कह सकते हैं व्यक्तिगत जो है आंदोलन की, यानी कि इंडिविजुअल व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। तो गांधी जी ने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं, व्यक्तिगत, ठीक है, सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं गांधी 1940 में, ठीक है। तो 1940 में गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब है कि भारत के लोग जो है एक लंबी यात्रा करके आ रहे हैं और एक बहुत जो है सालों से ये आंदोलन कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ठीक है। तो अब जो है भारत के लोग परिपक्व हो चुके हैं आंदोलन के लिए, इनको किसी भी नेता की जरूरत नहीं है। वो अपने अपने जो है लेवल पर, अपने जो हम कह सकते हैं कि अपने अपने जो है लेवल पर, अपने अपने जो है हिसाब से, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कर सकते हैं। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। तो गांधी ने कहा हर व्यक्ति जो है अपने लेवल पर व्यक्तिगत सत्याग्रह करे। तो गांधी ने यह मुहिम जो है 17 अक्टूबर 1940 को, तो शुरुआत इसकी होती है कब? शुरुआत होती है, जी हां मेरे दोस्तों, शुरुआत 17 अक्टूबर, ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 के दिन, 17 अक्टूबर 1940 के दिन महात्मा गांधी द्वारा, तो 17 अक्टूबर 1940 के दिन महात्मा गांधी द्वारा जो है यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। कहां से होती है? जगह है, स्थान है। तो स्थान में आप देखोगे कि पवनार, ठीक है, पवनार महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से ये जो है आंदोलन की गांधी शुरुआत करते हैं। तो अब गांधी जी ने जो है हर व्यक्ति को बोलो कि स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद जाओ, आपको किसी जो है लीडर की जरूरत नहीं है, अपने अपने लेवल पर, अपने अपने जगह से जो है सत्याग्रह करो, ठीक है। तो लोग जो है यानी कि गांधी ने जो है प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना और दूसरे सत्याग्रही के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना। तो प्रथम सत्याग्रही गांधी द्वारा जो चुना गया था सत्याग्रही, प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, ठीक है। तो विनोबा भावे को चुना गया, महाराष्ट्र के लीडर थे। तो विनोबा भावे को जो है प्रथम सत्याग्रही के रूप में और दूसरे सत्याग्रही के रूप में जो है गांधी ने दूसरे सत्याग्रही के रूप में गांधी ने जो है यानी कि विनोबा भावे को चुना। दूसरे सत्याग्रही के रूप में गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है दूसरे सत्याग्रही के रूप में गांधी ने चुना। जी हां मेरे दोस्तों, तो विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को गांधी ने दूसरे सत्याग्रही के रूप में चुना। तो आपका सवाल क्या बनता है? आपका सवाल बनता है, एक सवाल बहुत विशेषकर बनता है कि महात्मा गांधी ने जो है प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसको चुना? तो जी हां मेरे दोस्तों, मैं यहां डबल स्टार लगाता हूं, डबल स्टार, यानी इसका मतलब है कि गांधी ने जो है प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ये सवाल कई बार पूछा गया है, थोड़ा सा ट्रिकी सा सवाल है। हम ऐसी चीजों को जो है छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं और यही से सवाल बन जाते हैं। तो विनोबा भावे को गांधी ने क्या चुना? प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना। अब यह आंदोलन जो है 1940 में चालू हुआ, तो गांधी ने इसका दूसरा चरण जो है 1941 में, जनवरी 1941 में गांधी ने इसका दूसरा चरण की शुरुआत की। तो दूसरा चरण आंदोलन का, तो आंदोलन का दूसरा चरण जो है, आंदोलन का
दूसरा चरण, ठीक है, दूसरा चरण जो है वो होता है जनवरी 1941 से चालू होता है, जनवरी 1941 से शुरुआत। तो दूसरा चरण की शुरुआत जो होती है, आंदोलन का जो दूसरा चरण होता है वो जनवरी 1941 से शुरुआत होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, पर क्या हुआ, ये आंदोलन बहुत ज्यादा जो है यानी कि सफलता प्राप्त नहीं कर सका। सिर्फ जो है 25,000 लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दर्ज करवाई। तो इससे जो है ये आंदोलन जो है कहीं न कहीं जो है ये जो है इतिहास के पन्नों में ही दब जाता है। ये आंदोलन ज्यादा जो है सफल नहीं हुआ। तो 1941 का ये आंदोलन बहुत ज्यादा दोस्तों सफल नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी ये दो चरण में चला। 17 अक्टूबर को पहली बार चालू किया गया, प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे, दूसरे में पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका दूसरा चरण चालू होता है जनवरी 1941 में। सिर्फ केवल 25,000 व्यक्तियों ने ही जो है गिरफ्तारियां दर्ज करवाई। तो बहुत ज्यादा लोगों ने जो है इस आंदोलन में जो है यानी हिस्सा नहीं, बहुत ज्यादा लोग इस आंदोलन की हिस्सा नहीं रहे, बहुत ज्यादा लोग इस आंदोलन का भाग नहीं रहे। तो गांधी द्वारा जो है यानी ये आंदोलन कहीं ना कहीं वापस जो है ये ले लिया गया। तो ये था गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी कि किसके विरोध में। तो आप कहोगे विरोध, इसका कारण क्या था, कारण इसका था कि ये किसके विरोध में आया था, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में आया था। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये समझाने के लिए अगस्त प्रस्ताव के विरोध में आया था। तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में ये आंदोलन आया था। तो यदि आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसके विरोध में चालू की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, तो आपका आंसर क्या होगा, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा ये जो है पूरा आंदोलन की शुरुआत की गई। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहां से जो है अब 1941 का माहौल, 1941 में जो है यानी कि क्या हो रहा है, 1941 में जो है अमेरिका पे जो है जापान का हमला होता है। जापान का हमला अमेरिका पर होता है। अमेरिका में एक नेवी बेस था जिसका नाम था पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पर जो है जापान जो है रात को जो है अमेरिका पर जो है अटैक कर देता है। और अमेरिका जो है इस पूरे जो है घटनाक्रम से अमेरिका में जो है और अमेरिका के इस पर्ल हार्बर में लाखों का नुकसान होता है, करोड़ों का नुकसान होता है दोस्तों। इसलिए अमेरिका जो है जापान पर बम डालता है। इसी का बदला लेने के लिए 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम डालता है। क्योंकि मेरे दोस्तों 1941 में अब हम कह सकते हैं कि जापान ने जो है अमेरिका की जो नेवी बेस था पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका का जो यानी कि हम कह सकते हैं नौसेना का जो क्षेत्र था पर्ल हार्बर, उस पर आक्रमण कर दिया। और इससे अमेरिका को लाखों का करोड़ों का नुकसान हुआ। और इसलिए अमेरिका ने क्या किया, जापान पर 1945 पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और इस युद्ध को खत्म किया 1945 में। देखिए भारत की स्थिति ये है, ठीक है, ये भारत है, ठीक है। और इधर वाले देख क्या कहलाते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। क्या कहलाते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कहलाते हैं, ठीक है। अब इस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में यहां पर जापान के हाथों से जो है ब्रिटेन की हार हो रही थी। तो जापान ब्रिटेन को यहां पर जो है रौंद रहा था और बहुत भयंकर तरीके से जापान जो है ब्रिटेन को यहां पर जो है युद्ध में हराते हुए आगे निकल रहा था। तो जापान जो है युद्ध में हराते हुए ब्रिटेन को अब युद्ध में हराते हुए जो है यहां पर दक्षिण पूर्वी एशियाई में जो है ब्रिटेन की हालत खस्ता हो चुकी थी। ब्रिटेन जो है अब कहीं ना कहीं इस बैटल को यहां पर लगभग हार चुका था। और जापान जो है इधर मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया को क्रॉस करते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा था। तो ये एक अलग स्थिति थी, ये एक नाजुक स्थिति पैदा हो गई दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में। ब्रिटेन जो है यहां जापान के विरुद्ध लड़ रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में, यहां पर इसकी हार हो रही थी। जब हार हो रही थी तो दोस्तों देखिए कि यूएस का प्रधानमंत्री यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रधानमंत्री, चीन का जो प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया का जो है प्रधानमंत्री, तो
आप देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति जो थे रूजवेल्ट ने ब्रिटेन के जो है अभी प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल जो थे, चर्चिल को जो है दबाव बनाया विंस्टन चर्चिल पर कि बिना भारत के हम जो है द्वितीय विश्व युद्ध को जो है जीत नहीं सकते हैं। तो भारत में आप जो है ये राजनीतिक जो है गतिरोध बना हुआ है इसको खत्म करिए। आप जो है भारत को कोई ना कोई जो है भारत में जो है बातचीत को जारी रखिए। तो विंस्टन चर्चिल पर दबाव किसका आया? यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का आया, अमेरिका के राष्ट्रपति का, ठीक है, चीन के प्रधानमंत्री का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का, चीन के प्रधानमंत्री का, अमेरिका के राष्ट्रपति का, जिसका नाम था रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट और इनका सबका जो है यानी कि इन पर जो है ब्रिटेन पर दबाव आता है क्योंकि हम हार रहे हैं और बिना भारत की मदद से हम जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है एशिया में नहीं जीत सकते हैं। इसलिए इन्होंने जो है दबाव बनाया कि भारत में जो राजनीतिक गतिरोध है उसको खत्म किया जाए और आप कोई ना कोई इसका उपाय जो है ढूंढा जाए। इसलिए दोस्तों क्या हुआ, 11 मार्च 1942 के दिन, ठीक है, यानी कि हम कहेंगे क्रिप्स मिशन की घोषणा होती है। किसके घोषणा होती है? क्रिप्स जो है मिशन की घोषणा होती है। तो क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन की घोषणा होती है, क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन आता है 1942 में जो है 11 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की घोषणा करता है कौन? विंस्टन चर्चिल करता है। कहां का प्रधानमंत्री? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है अब ये घोषणा करता है। अभी ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन युद्ध में जो है शामिल हो रखा था, ब्रिटेन में युद्ध में शामिल हो रहा था। तो ब्रिटेन का युद्धकालीन जो है कैबिनेट था और युद्धकालीन कैबिनेट का एक मेंबर था स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक जो है हम कहेंगे कि एक मिशन की घोषणा होती है जो भारत के लिए जो है घोषणा होती है। तो 11 मार्च, ठीक है, 1940 के दिन घोषणा होती है। 11 मार्च 1940 के दिन क्रिप्स मिशन की घोषणा, ठीक है, की घोषणा होती है दोस्तों, ठीक है। घोषणा 11 मार्च 1940 के दिन। पहुंचता कब है? क्रिप्स मिशन जो है स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, ठीक है। तो स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 22 मार्च 1940 के दिन भारत आया। 22 मार्च 1940 के दिन भारत आया। ठीक है, तो 22 मार्च 1940 के दिन ये जो है भारत में आता है। ये क्या, ये पूरा क्रिप्स मिशन जो है भारत में आता है और भारत में ये जो क्रिप्स थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे, वहां हम कहते हैं युद्धकालीन कैबिनेट के जो है मेंबर थे, सदस्य थे, इनके नेतृत्व में जो है, यानी ये जो है एक सदस्य जो है कमीशन भारत है, इसमें सिर्फ ये अकेले व्यक्ति होते हैं जो भारत में आते हैं। 30 मार्च 1940 के दिन यानी कि घोषणा होती है और उसकी मुख्य बातें क्या होती है, मुख्य बिंदु क्या होती है। क्रिप्स भारत में आते हैं और इस जो है क्रिप्स मिशन का मुख्य बिंदु जो है वो क्या है, क्या ये बोलते हैं मुख्य बिंदु, तो क्या ये घोषणा करते हैं भारत में आकर। ठीक है, तो क्रिप्स जो है भारत में आते हैं, जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों के अच्छे दोस्त थे। ये जो है जवाहरलाल नेहरू के साथ पढ़े हुए थे। ठीक है, जब इंग्लैंड में वो पढ़े थे तो जवाहरलाल नेहरू के साथ में ये पढ़े हुए थे और ये भारत की स्वतंत्रता के जो है हित वाले लोग थे। क्रिप्स को जो है कहीं ना कहीं भारत के जो है यानी कि स्वतंत्रता का हितैषी माना जाता था और इसी को भारत भेजा गया। और जब ये भारत भेजा गया तो इसने क्या घोषणा की, यानी कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा युद्ध समाप्ति के बाद या युद्ध के बाद। ठीक है, युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस यानी डोमिनियन दर्जा, अधिराज्य का दर्जा, इसका मतलब होता है अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, अधिराज्य का दर्जा। ठीक है,
तो दोस्तों अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, ये बोला गया। ठीक है, दूसरा ये बोला गया कि संविधान यानी कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। आप देख रहे हो, संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा युद्ध समाप्ति के बाद में। ठीक है, जाएगा। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तीसरा, कार्यकारण जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें जो है भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो है, भारत का जो भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व है उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो ये बात देख रहे हो आप, अगस्त प्रस्ताव में इसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा और क्रिप्स मिशन की घोषणा में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। तो गांधी जी ने इसके लिए क्या बोला, यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। तो भारतीयों का जो है कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो है बढ़ाया जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इसमें कोई अंतर नहीं है। और अगर इन्होंने एक और चीज बोल दी, यदि किसी को जो है संविधान सभा और किसी भी तरह से जो है यदि किसी भी प्रांत को या किसी भी देशी रियासत को संविधान जो बनेगा और उसको वो स्वीकार नहीं है तो उसकी जो है पहले की तरह स्थिति बनी रहेगी। उनको छूट दे दी गई कि भाई आपकी पहले की तरह स्थिति बनी रहेगी, आप पर कोई दबाव नहीं है कि संविधान निर्माता समिति ने और परिषद ने कोई संविधान बनाया और किसी प्रांत को और किसी देशी रियासत को अगर स्वीकार नहीं है तो उनकी स्थिति जैसे कि तैसी बने रहेगी। उन पर कोई ये जो है यानी कि ये अनिवार्य नहीं है, उनके लिए जरूरी नहीं है उस संविधान को माना जाए। ये बात क्रिप्स मिशन बोलता है। तो गांधी जी क्रिप्स मिशन को क्या संज्ञा देते हैं, महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी क्रिप्स मिशन को देते हैं, महात्मा गांधी जो संज्ञा देते हैं महात्मा गांधी द्वारा, तो महात्मा गांधी बोलते हैं ये पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है। महात्मा गांधी ने क्या दी है, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है, चेक की संज्ञा। यानी कि ये पहले की तिथि का चेक है, यानी कि पहले की तिथि का चेक है ये। अब आप इस स्थिति में नहीं हो, गांधी ये कह रहे हैं कि आप तो हार रहे हो, आप अब इस स्थिति में नहीं हो कि आप हमसे कोई जो है समझौता कर पाओ। ठीक है, तो आप तो पहले से ही हार चुके हो, आप इस तरह की कोई भी स्थिति में नहीं हो जिससे हमसे समझौता कर लो। अब वो बातें गई तो गांधी ने कहा ये पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी जी ने जो है क्रिप्स मिशन को दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जिसका इसमें एक लाइन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दी पीछे कि जिसका बैंक जो है दिवालिया हो चुका है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला है बैंक जिसका दिवालिया हो चुका है, बैंक जिसका दिवालिया हो चुका है। ठीक है, तो ये क्रिप्स मिशन के लिए संज्ञा दी है। और ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है कि किस मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी है या उत्तर निधि चेक की जो है संज्ञा दी है। तो उत्तर निधि चेक की या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है दोस्तों, किस मिशन को दी है, तो क्रिप्स मिशन को दी है। यही बात आपके एग्जाम में पूछी जाती है बार बार, और इससे सवाल ही सिर्फ यही बनता है। एक सवाल मैं आपको बताऊं कि संविधान सभा का निर्माण
कि पहली बार किस जो है मिशन में जो है किस प्रस्ताव में बात को स्वीकार कर लिया गया, संविधान निर्माण की बात को किस प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया गया? तो अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया दोस्तों। मैंने आपको बताया कि अगस्त प्रस्ताव में संविधान जो है सभा के निर्माण की बात की गई। तो संविधान सभा के निर्माण की बात कहां कही गई? अगस्त प्रस्ताव में की गई। तो अगस्त प्रस्ताव में इस बात को स्वीकार कर लिया गया था। तो अगर आपके क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, किस जो है प्रस्ताव में प्रथम बार संविधान सभा के निर्माण की बात स्वीकार कर ली गई, तो आपका आंसर होगा जी हां मेरे दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, इससे क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही बनेगा। आप मान के चलिए ये सिर्फ एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी ने किस मिशन को दी है? तो मैंने आपको बताया कि क्रिप्स मिशन को दी है। क्रिप्स मिशन किस कारण आया भारत में, मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बताया है। 11 मार्च 1940 के दिन वहां पर, यानी कहां पर, ब्रिटेन में क्रिप्स मिशन की घोषणा होती है। पहुंचता कब है? तो क्रिप्स मिशन जो है भारत में आता है 22 मार्च तो के दिन भारत में आया। किसके नेतृत्व में? स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। स्टेफर्ड क्रिप्स कौन थे? उस समय जो है ब्रिटेन युद्ध में शामिल था, तो ब्रिटेन की जो है हम कह सकते हैं युद्ध कैबिनेट का मेंबर था। और युद्ध कैबिनेट का मेंबर जो है भारत में राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत में आता है। जी हां मेरे दोस्तों, क्यों आता है भारत में? राजनीतिक गतिरोध जो भारत में चल रहा था उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन की हालत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जो है सख्ता चल रही थी। यानी हम कह सकते हैं कि सख्त हालत उनकी बनी हुई थी। वहां पर जापान इनको जो है यहां पर जो है हरा रहा था, तो भारतीयों का शामिल होना बहुत जरूरी था। तो इसलिए ये भारत में आए और इस तरह की बातें इन्होंने की। तो इस तरह की बातें की तो हमने क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया, और हमने ठुकरा कर क्या बोला कि ये पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी। और जो है हम कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने कहा बैंक जिसका दिवालिया हो चुका है, जिसका बैंक क्या हो चुका है? दिवालिया हो चुका है। जी हां मेरे दोस्तों, ठीक है, हमने यहां तक बात की। अब देखिए कि आपको मैंने कहा कि ये भारत, ठीक है, और इधर दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, इधर जो है रंगून तक जो है हम कहेंगे कि रंगून यानी बर्मा, आज बर्मा उस समय का बर्मा, आज का म्यांमार। ठीक है, तो हम हिस्ट्री में बात करें इसलिए हम इतिहास की बात करेंगे। रंगून पर कब्जा किसका हो जाता है? रंगून पर कब्जा हो जाता है जापान का हो जाता है। जी हां मेरे दोस्तों, किसका हो जाता है? जापान का हो जाता है। तो जापान का जो है रंगून पर जो है जापान का जो है कब्जा हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि अब जो है भारत पर जापान का कभी भी आक्रमण हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मेरे दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है, जापान यानी कि हम कहेंगे कि जापान हर जगह पर आक्रमण करेगा जहां पर ब्रिटेन की उपस्थिति हो। ब्रिटेन की उपस्थिति भारत में थी, ब्रिटेन भारत में राज कर रहा था, तो यह स्वाभाविक था कि अब जो टारगेट होगा जापान का, वो क्या टारगेट होगा? वो टारगेट होगा भारत पर आक्रमण करना। क्योंकि भारत पर शासन किसका था? ब्रिटेन का था। तो ब्रिटेन की उपस्थिति भारत में थी, इसलिए जो है जापान का भारत पर आक्रमण करना स्वाभाविक हो गया था। और इसी डर से जो है महात्मा गांधी कहीं न कहीं जो है, अब महात्मा गांधी डर चुके थे। डर यानी कि महात्मा गांधी भांप चुके थे। डरने का मतलब है कि एक दूसरे आक्रमण से डर चुके थे, यानी कि भांप चुके थे कि कहीं जापान हम पर आक्रमण नहीं कर दे। और जापान हम पर इसलिए नहीं आक्रमण करेगा, सिर्फ इसका एक ही जो है उपाय है जापान के आक्रमण को रोकने के लिए, वो है ब्रिटेन को भारत से बाहर निकालना। तो गांधी जी ने कहा कि हम जापान का आक्रमण अब नहीं सहन कर पाएंगे, आपकी वजह से जो है जापान हम पर आक्रमण करेगा। तो गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। जी हां मेरे दोस्तों, तो जापान के बढ़ते हुए यानी कि भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम, और जापान को जो है हम कह सकते हैं कि भारत, ये जो जापान था ये द्वितीय विश्व युद्ध को भारत की जो है सीमा पर लाकर जो है खड़ा कर दिया था। अब ये विश्व युद्ध भारत की सीमा में कभी भी घुस सकता था, इसलिए जो है गांधी ने अंग्रेजों से जो है ये अपील की कि भारत को अपने हवाले छोड़कर चले जाओ आप लोग, हम अपने आप संभल लेंगे, आप हमको जो है यहां से छोड़कर चले जाइए। और इसलिए जो है
जापान के बढ़ते कदम को देखकर गांधी ने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसके दो कारण हैं, क्रिप्स मिशन की असफलता और जापान के बढ़ते हुए कदम को देखते हुए गांधी ने क्या किया। जी हां दोस्तों, गांधी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो आओ अब हम पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 यानी इसका कारण क्या है, जापान के कारण था। मैं आपको कारण बता देता हूं। कारण जापान के बढ़ते हुए कदम, जापान के बढ़ते हुए कदम। दूसरा कारण क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जापान के बढ़ते हुए कदम और क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता इसका कारण था। अब जो है कांग्रेस का, जी हां मेरे दोस्तों, कांग्रेस 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को वर्धा यानी कि महाराष्ट्र, एमएच यानी कि महाराष्ट्र, वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक, ठीक है। और इस पे एक प्रस्ताव क्या पारित होता है, प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव किस पर आता है, प्रस्ताव आता है भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर, भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर यह प्रस्ताव रखा जाता है। जी हां मेरे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर प्रस्ताव रख दिया, जिसको कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर जो है प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव हम कहेंगे कब रखा गया, यह प्रस्ताव रखा गया 14 जुलाई 1942 के दिन जो है वर्धा में, वर्धा यानी कि हम कहेंगे महाराष्ट्र में एक जगह, वहां पर कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है और उसी में यह प्रस्ताव रखा गया। यहां पर कांग्रेस और गांधी के बीच में मतभेद भी होता है। देखिए दोस्तों कि कुछ कांग्रेस के नेता ये चाहते थे कि अभी हमें ब्रिटेन को जो है इस तरह से दबाव नहीं बनाना चाहिए, ब्रिटेन पहले से ही जो है युद्ध में जो है लिप्त है, युद्ध में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, हमको ब्रिटेन का साथ देना चाहिए, तब हमको ब्रिटेन अपने आप आजादी देगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के कुछ धड़ा जो था वो जो है ये कहीं ना कहीं उनके अंदर मानसिकता थी कि अभी हमको जो है ब्रिटेन की इस स्थिति में ब्रिटेन पर और दबाव नहीं बनाना चाहिए। तो गांधी ने कहा कि यदि मेरा साथ कांग्रेस नहीं देगी तो मुझे किसी कांग्रेस की जरूरत नहीं है, मैं भारत की जो है मिट्टी से कांग्रेस से बड़ा जो है आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह महात्मा गांधी के वक्तव्य था कि मैं जो है भारत की मिट्टी से, मुझे किसी कांग्रेस की जरूरत नहीं है, मुझे तो अभी आंदोलन चालू करना है, तो मैं भारत की मिट्टी से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो गांधी एक जो है जन नेता थे। गांधी जो है हम कह सकते हैं कि एक जो है एक ऐसा नेता जिसको कोई चुनौती नहीं दे सकता था। तो ये गांधी एक जन जो है यानी कि चेहरा थे, जन नेता थे, तो गांधी को कोई भी अपोज नहीं कर सकता था उस समय की राजनीति में। तो जी हां मेरे दोस्तों, 7 अगस्त 1942 के दिन, 7 अगस्त 1942 के दिन, 7 अगस्त 1942 के दिन यानी कि मुंबई के उस समय बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद की बैठक,
की बैठक अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अध्यक्षता कौन कर रहे थे इस बैठक की? अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इनकी पुस्तक है, मैं आपको लिख देता हूं, कभी कभी मान लो पुस्तक पूछ ले तो इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, पुस्तक इनकी मैं यहां लिख देता हूं, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो है कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद की बैठक हो रही थी। तो यहां पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो ऊपर प्रस्ताव आया था 14 जुलाई 1942 में वर्धा में, तो यहां प्रस्ताव पर पुष्टि कर दी जाती है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर पुष्टि कर दी जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर पुष्टि की जाती है। पुष्टि या भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल जाती है, ये लिखिए आप, मंजूरी। तो यहां मंजूरी मिल जाती है। ठीक है, अब जो है गांधी द्वारा 9 अगस्त 1942 से बंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो गांधी द्वारा शुरुआत कब होती है? शुरुआत होती है आंदोलन की 9 अगस्त 1942। ठीक है, जो किताबें 8 अगस्त लिखती है वो गलत है, 9 अगस्त 1942 के दिन जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942 के दिन। स्थान कहां से? यानी मुंबई से। मुंबई से शुरुआत होती है, मुंबई से, यानी मुंबई नहीं लिख के हम लिखेंगे बंबई से शुरुआत। तो बंबई से शुरुआत होती है 9 अगस्त। और नेता कौन थे? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। नेतृत्व यानी हम कहेंगे महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। जी हां मेरे दोस्तों, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में, यानी कि हम कहेंगे 9 अगस्त 1942 में ये जो है बंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। अब यहां पर देखिए कि यानी कि ब्रिटिश सरकार अब जो है पहले से ही जो है युद्ध में जो है युद्ध में लिप्त है। युद्ध में जो है अभी कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन जो है वो युद्ध में जो है अभी कहीं ना कहीं युद्ध में फंसा हुआ है। तो वो इस तरह के और बड़ा आंदोलन अब सहन नहीं कर सकता है। तो यहां पर इन्होंने दमनकारी नीति का प्रयोग किया, इस आंदोलन को कुचलने का प्रयोग किया। तो इस आंदोलन को बहुत भयंकर तरह से जो है कुचला गया था। ठीक है, तो जैसे ही आंदोलन चालू होता है तो यानी आप समझिए कि 10 अगस्त के दिन जो है सारे कांग्रेस के बड़े नेता थे वो ऑपरेशन जीरो हावर्स के तहत, ऑपरेशन जीरो हावर किसने चलाया था? ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो हावर चलाया था इस आंदोलन को दबाने के लिए, और सारे बड़े नेताओं को जो है जेल में टिका दिया गया। तो हम कहेंगे ऑपरेशन जीरो हावर के तहत सभी प्रमुख नेताओं को जेल में डाला गया। तो ऑपरेशन जीरो हावर के तहत सभी जो प्रमुख नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया। तो महात्मा गांधी तथा महात्मा गांधी प्लस सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को जो है आगा खान पैलेस में रखा गया। तो आगा खान पैलेस, ठीक है, तो आगा खान पैलेस यानी पुणे, आगा खान जेल में रखा गया था महात्मा गांधी प्लस सरोजनी नायडू को। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत को कहां रखा गया? अहमदनगर जेल मुंबई में,
अहमदनगर जेल में रखा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी और इनको तो यहां रखा गया, और जब हम बात करते हैं कि अहमदनगर जेल में इनको रखा गया, तो ऐसे ही जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है हजारीबाग जेल में रखा गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में रखा गया। ठीक है, तो हजारीबाग जेल में रखा गया इनको। ठीक है, जयनारायण प्रकाश थे उनको भी रखा गया, और उन्होंने जो है हजारीबाग जेल से जो है दीवार फांद कर, यानी दीवार फांद ली और दीवार फांद कर मुक्ति दस्ता का गठन किया। ठीक है, और मुक्ति दस्ता का गठन करने के बाद में इन्होंने इस आंदोलन को भूमिगत होकर चलाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस आंदोलन में कुछ रेडियो प्रसारण या रेडियो स्टेशन की भी स्थापना होती है। तो रेडियो स्टेशन की स्थापना कहाँ होती है? रेडियो स्टेशन की स्थापना जो होती है, रेडियो स्टेशन की स्थापना वो होती है मुंबई प्लस नासिक में। कहाँ होती है? मुंबई प्लस नासिक में। तो मुंबई और नासिक में रेडियो स्टेशन की स्थापना होती है, और इसका जो है संचालन कौन करता है? तो संचालन दोस्तों, संचालन जो करते हैं वो उषा मेहता यहां जो है प्रमुख लीडर के रूप में होती है। तो उषा मेहता राम मनोहर लोहिया द्वारा जो है ये राम मनोहर लोहिया, ठीक है, द्वारा ये जो है पूरा रेडियो स्टेशन संचालन, रेडियो जो है प्रसारण किया जाता था। रेडियो से जो है भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति के बारे में लोगों को बताया जाता था, इस आंदोलन में लोगों को जोड़ा जा रहा था। तो आप देखें कि ये रेडियो स्टेशन की स्थापना होती है। अब यहां पर आप देखें कि इस आंदोलन को जो है बहुत ही भयंकर कई जगह हवाई फायर करने पड़े। ब्रिटिश सरकार ने कई जगह हवाई फायर किए हैं, ठीक है, इस आंदोलन को रोकने के लिए, इस आंदोलन को दबाने के लिए। तो किस तरह से दमन जो कारी नीतियां जो है, किस तरह से आंदोलन को कुचला जा रहा था, चारों तरफ से जो है आंदोलन को कुचला जा रहा था, लोगों को जो है यानी कि घसीट के जेल में डाला जा रहा था, और लोगों की जो है आप समझिए कि लोगों की सड़कों पर जो है लाठीचार्ज हो रहा था, लोगों की पिटाई हो रही थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को जो है बहुत बुरी तरह से जो है दबाया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो इस सारी स्थिति में लोग जो है भूमिगत होकर जो है कहीं कोई रेडियो स्टेशन की स्थापना होती है, कहीं समांतर सरकारों की स्थापना होती है। तो कुछ जगह जो है लोगों ने जो है अपनी सरकारें स्थापित कर ली, यानी कि सरकारी जो कार्यालय थे, सरकारी ऑफिस थे, उनसे ब्रिटेन के झंडे हटा दिए गए, और जो है झंडे किसके लगाए गए, यानी कि स्थानीय सरकारों के झंडे लगा दिए गए। लोकतंत्र का राज हो गया था वहां पर, वहां की स्थानीय जो है लोगों का राज हो गया था, और लोगों ने जो है वहां पर शासन किया। भले ही वो अस्थायी रूप से जो है सफलता मिली होगी, पर लोगों का उत्साहवर्धन जरूर रहा होगा। तो कुछ जगह जो है लोगों ने समांतर सरकारें स्थापित की, ब्रिटिश सरकार को हटाकर वहां पर उनके कार्यालयों में अपने शासन जो है वहां की स्थानीय लोगों द्वारा शासन संचालित किया जाने लगा था। तो समांतर सरकारें जो है बलिया में, ठीक है, बलिया समांतर सरकारें कहां स्थापित होती है? समांतर सरकार। तो समांतर सरकार एक जगह है बलिया कहां है? यूपी में, यूपी के बलिया में, ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व यानी कि इसका गठन जो है वो किसने किया? तो चित्तू पांडे ने, ठीक है। तो चित्तू पांडे ने इसका गठन किया, चित्तू पांडे, ठीक है, पांडेय, चित्तू पांडेय, ठीक है। इन्होंने यहां पर जो है, ये कहने का मतलब बलिया में जो है समांतर सरकार का गठन किया। बलिया के बाद में जो है तामलुक, ठीक है, तामलुक ये कहां है? बंगाल में है। बंगाल में
तामलुक, ठीक है। तो तामलुक में भी जो है यानी कि क्या हुआ, गठन होता है, ठीक है। तो तामलुक में गठन होता है इसका, और तामलुक में जो है एक हम कह सकते हैं कि तामलुक में जो है सशस्त्र जो है विद्युत वाहिनी, ठीक है, नामक एक जो है संगठन का गठन होता है। यहां पर सशस्त्र विद्युत वाहिनी नामक जो है एक संगठन का गठन होता है। यहां पर हमारे पास में जो है स्पष्ट रूप से नेतृत्व वाला कौन इंसान था जिसके नेतृत्व में होती है, तो स्पष्ट रूप से हमको हिस्ट्री में मालूम नहीं है, ये जनता के द्वारा यहां पर शासन स्थापित किया गया। तीसरी जगह हम कहेंगे तामलुक के बाद में सतारा, ठीक है, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला, मई 1942 से लेकर अगस्त 1946 तक यहां पर सरकार जो है लोगों की बनी रही। ब्रिटिश सरकार यहां से बिल्कुल जो है ब्रिटिश शासन उखाड़ के फेंक दिया गया। सतारा यानी महाराष्ट्र, MH यानी महाराष्ट्र। नेतृत्व हम लिखेंगे दोस्तों क्रांति सिन्हा, ठीक है, क्रांति सिन्हा, ठीक है, नाना पाटिल, वाई वी चौहान द्वारा स्थापित की गई। तो क्रांति सेना, नाना पाटिल और वाई वी चौहान के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। विशेष क्या है, सबसे लंबी समांतर सरकार, सबसे लंबी समांतर सरकार स्थापित होती है यहां पर। तो आपका क्वेश्चन आ जाए कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे लंबी समांतर सरकार का गठन कहां हुआ था, तो आपका आंसर होगा सबसे लंबी समांतर सरकार का गठन होता है कहां पर दोस्तों, सबसे लंबी समांतर सरकार का गठन होता है सतारा में होता है। ऐसे बलिया में होती है, तामलुक बंगाल में भी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की क्या विशेषता है, तो इसमें विशेषता में आप लिखोगे कि एक अमेरिकन पत्रकार ने गांधी का साक्षात्कार लिया था इसी जो है आंदोलन के दौरान, उसका नाम था लुई फिशर। तो गांधी का साक्षात्कार किसने किया था, गांधी का साक्षात्कार लुई फिशर, ठीक है, लुई फिशर नामक अमेरिकन पत्रकार, अमेरिकन पत्रकार, इसने इस दौरान गांधी का जो है साक्षात्कार लिया था। अब देखिए कि सरकार की इस दमनकारी नीतियों से, ठीक है, से गांधी जो है कहीं ना कहीं गांधी का मन जो है विचलित हो गया था। तो इस दमनकारी नीतियों के खिलाफ गांधी ने 10 मई 1943 के दिन गांधी ने जो है पुणे के आगा खान पैलेस से पुणे की आगा खान जेल से 21 दिन के उपवास की शुरुआत की। तो गांधी ने जो है दमनकारी नीतियों के विरुद्ध, दमनकारी नीति के विरुद्ध 21 दिन के उपवास की शुरुआत कब, 10 फरवरी 1943। तो गांधी ने जो है ब्रिटिश सरकार की इस दमनकारी नीतियों के विरुद्ध वहां से 21 दिनों के उपवास की शुरुआत करते हैं। 7 मार्च को गांधी जो है ये उपवास जो है खत्म कर देते हैं और 1944 में गांधी को रिहा कर दिया जाता है। 1944 में गांधी को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, ये बताने के लिए एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि गांधी को 1944 में जो है रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके क्या विशेष बातें हैं वो भी आप ध्यान रखना कि विशेष क्या है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। तो विशेष बात ये है कि ये अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम आंदोलन किसे कहा जाता है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है। तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम आंदोलन
आंदोलन कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम आंदोलन, ठीक है। क्या कहा जाता है? अंतिम आंदोलन, ठीक है दोस्तों। अंतिम, इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं अपने, आंदोलन, ठीक है। तो अंतिम आंदोलन कहा जाता है। दूसरा, आपने देखा कि जैसे ही आंदोलन चालू हुआ तो क्या हुआ, टॉप के नेताओं को क्या किया, मुख्य नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तो यानी कि ये लोगों के द्वारा इस आंदोलन को जो है नेतृत्व मिला, लोग अपनी अपनी हिसाब से इस आंदोलन में को नेतृत्व दे रहे थे। तो कहने का मतलब है कि ये एक नेतृत्व विहीन आंदोलन होता है, कि भारतीय स्वतंत्र संग्राम का ये क्या है, नेतृत्व विहीन आंदोलन के रूप में माना जाता है। नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा जाता है, नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा जाता है, ठीक है, इसको जाता है। अब तीसरी बात, इसमें इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को किसके नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति के नाम से भी, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चौथी बात कि मुंबई का ग्वालियर टैंक जो मैदान है उसको अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। तो ग्वालियर टैंक मैदान को क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसी आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की मृत्यु हो जाती है। तो कस्तूरबा गांधी कौन थी? महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी की पत्नी, ठीक है। तो महात्मा गांधी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, तथा महादेव देसाई की मृत्यु। महादेव देसाई यानी कौन? गांधी के निजी सचिव, गांधी के निजी सचिव थे ये, ठीक है, निजी सचिव। और इनकी मुलाकात कब होती है? चंपारण आंदोलन, मैंने बताया है, गांधी के निजी सचिव, ठीक है, की मृत्यु, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक विशेष जो है बातें मैंने आपको बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम आंदोलन कहा जाता है और नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा जाता है। अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की पत्नी थी, तथा महादेव देसाई, ये जो महादेव देसाई है एक जो गांधी के निजी सचिव थे, इनकी भी मृत्यु किस दौरान होती है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान होती है। तो मैं आपको एक बार बताता हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन में हमने क्या पढ़ा। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में हमने कारण पढ़ा जापान के बढ़ते हुए कदम और क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता। अब इसमें 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद का जो है कार्यकारिणी परिषद और कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर प्रस्ताव आता है। किसके ऊपर? प्रस्ताव भारत छोड़ो। अब 7 अगस्त 1942 के दिन में बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद की फिर बैठक होती है। उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जिनकी एक पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। तो इन्होंने इस जो है बंबई की कार्यकारिणी समिति के पर जो प्रस्ताव आता है वो क्या आता है? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान कर देते हैं। यानी कि जो वर्धा में जो प्रस्ताव रखा गया यहां पर इसको मंजूरी मिल जाती है। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि दोस्तों कि ये शुरुआत कब होती है भारत छोड़ो आंदोलन की? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942 के दिन। स्थान कहां से? बंबई से। नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरुआत होती है इसकी, ठीक है। पर ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन जीरो हावर के तहत सभी प्रमुख नेताओं को क्या कर लिया गया? जेल में डाला। तो जेल में डाल दिया गया। तो महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को कहां? आगा खान पैलेस में। पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को अहमदनगर जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको हजारीबाग जेल में रखा गया। अब ऐसे ही हमने बात की कि कुछ रेडियो स्टेशन की स्थापना होती है मुंबई और नासिक में होती है, जिसका संचार उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया द्वारा
जो है शुरुआत की जाती है, वही इसका संचालन करते हैं। कई जगह समांतर सरकारें स्थापित होती है। समांतर सरकारें एक होती है बलिया में, ठीक है, बलिया में होती है यूपी में, उसका नेतृत्व चित्तू पांड्य ने किया। और तामलुक में, यानी कि तामलुक का है बंगाल में भी स्थापना होती है। सतारा महाराष्ट्र में भी होती है और इसका नेतृत्व किसने किया? क्रांति सेना नाना पाटिल वाई चौहान ने किया। और विशेष क्या है, यह सबसे लंबी समांतर सरकार रही, यहां 3 साल तक लोगों का शासन रहा था। फिर 3 साल बाद में जाकर ब्रिटिश सरकार वापस से जो है लोगों को यहां दबोच पाई और यहां पर कार्यालय में फिर से जो है ब्रिटिश सरकार के जो सरकारी कार्यालय थे वो ब्रिटिश सरकार के अधीन में आ गए थे वापस से, ठीक है। तो ये एक सवाल बनता है कि सबसे लंबी जो है समांतर सरकार कहां पर स्थापित होती है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, जी हां मेरे दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सतारा महाराष्ट्र। नाना पाटिल और क्रांति सेना वाई चौहान के द्वारा स्थापित थी। विशेष क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम आंदोलन माना जाता है। अगर आपका एग्जाम में पूछ लिया जाए इनमें से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम आंदोलन किसे माना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? जी हां मेरे दोस्तों, किसका आंसर होगा? आपका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे ही नेतृत्व विहीन आंदोलन किसे कहा जाता है? नेतृत्व विहीन आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया है क्यों कहा जाता है। अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो यह अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि अगस्त में होता है। कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की मृत्यु होती है। जी हाँ, एक और चीज मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन इस वाक्य की रचना किसने की? इस वाक्य की रचना यूसुफ मेहर अली साहब ने की थी। यूसुफ मेहर अली साहब ने जो है इस वाक्य की रचना की, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और यानी कि ये यूसुफ मेहर जो है बंबई के जो है मेयर थे, बंबई के मेयर थे, बंबई में जो है नगर निगम के प्रमुख थे उस समय, ठीक है। तो इन्होंने जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये जो आंदोलन था उसमें इन्होंने खूब जो है भूमिका निभाई है। इस स्वतंत्रता संग्राम में ये एक्टिव रहे। इन्होंने ये वाक्य दिया। इवन मैं आपको बताऊं, साइमन गो बैक का जो नारा था, ठीक है, साइमन वापस चले जाओ, वो भी यूसुफ मेहर अली ने दिया। और इसको फेमस किसने बनाया? इसको फेमस लाला लाजपत राय ने बनाया। इन्होंने इसका खूब प्रयोग किया। तो प्रसिद्ध लाला लाजपत राय ने किया, वाक्य रचना किसने की? यूसुफ मेहर अली ने। आज की इस क्लास में इतना ही।